द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है अपनी स्नैपशॉट का। और ये चैप्टर थोड़ा कॉमिकल है। इसका मतलब ये कि जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो इस चैप्टर को थोड़ा फ़नी वे में इंटरप्रेट करना चाहते हैं और डायरेक्ट जोक्स इसमें नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं। व्हेन यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट, जब तुम पैसेजेस को पढ़ोगे, उनको इंटरप्रेट करोगे, उनको समझोगे, तब जाके समझ में आता है कि ये चीज़ें थोड़ी फ़नी टाइप में है। ओके, तो स्टोरी में है ये, दो बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्मेनियन बच्चे हैं। आर्मेनिया एक कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान से। तो फाइनली जो ये दो बच्चे हैं, ये इन दोनों की कहानी है। ये दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं, अराउंड वन इज़ ऑफ 9 years ओल्ड एंड अदर इज़ 13। सो इन दोनों का एक डिज़ायर होता है, ये दे आर टोटली इन लव विद द हॉर्सेस। तो फाइनली कहीं से इनको एक हॉर्स मिल जाता है एंड दे हैव अ गुड राइड एंड दे कीप दैट हॉर्स फॉर अ फ्यू डेज। आफ्टर दैट दे रिटर्न इट बैक टू द ओरिजिनल ओनर। तो पूरी जो कहानी है इसमें कि वो जो हॉर्सेस कब तक रखेंगे, क्या करेंगे उस हॉर्स के साथ, कब तक घूमते रहेंगे, और जो ओनर है वो कितना परेशान होता है अपने हॉर्स को ढूंढने के लिए, वो पूरी स्टोरी है इस चैप्टर में। अब पूरी स्टोरी है बहुत सीरियस टाइप से नहीं नोट की गई है। इस चैप्टर को जो ऑथर है वो थोड़ा फनी वे में कन्वे करना चाहता है इस मैसेज को और इस स्टोरी को। सो लेट्स स्टार्ट। One day back there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. ओके, तो बात बता रहा है यहाँ पर जो नरेटर है वो 9 ईयर्स का है। बता रहा है नरेटर बड़ा हो चुका है, बट व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड तब की वो अपनी कहानी सुना रहा है। तो फाइनली वो बता रहा है कि वो जब छोटा था तो चीज़ें बहुत ही इमेजिनेबल टाइप की होती थी। मतलब जब हम लोग भी छोटे होते हैं तो हम कई चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि सपोज दैट इफ़ आई वर अ सुपरमैन तो मैं क्या कर रहा होता, अगर मेरे अंदर ये सुपर पावर्स होती क्या होता। तो वही चीज़ें वो भी इमेजिन करता है। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रियली गुड, चीज़ें जो अच्छी होती हैं। तो बचपन में लाइफ मतलब बेस्ट टाइम होता है वो हमारी लाइफ का। एंड वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। डिलाइटफुल मतलब होता है, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरी वन हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो जितने लोग भी इनके कज़न मुराद को जानते थे वो उसको क्रेजी कंसीडर करते थे। क्रेजी का मतलब होता है पागल। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर ये जो नरेटर है वो अभी मुराद को बहुत अच्छे से नहीं जानता है। Came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। तो एक दिन होता ही है कि जो मुराद है, दिस गाय, ही केम टू द नरेटर्स होम, और वहाँ पर नरेटर के सुबह 4 बजे विंडो पे टैप कर रहा होता है, उसको बुला रहा होता है। अब सुबह 4 बजे क्या काम होगा। एरम, ही सेड, दिस इज द नेम ऑफ द नरेटर। एरम वो बुला रहा है। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई couldn't बिलीव वॉट आई सॉ। इट wasn't मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद अ डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब होता है कि दिन निकल आया है, बहुत ही हल्की सी ग्लिंट ऑफ लाइट है। एक जो स्टार्टिंग में जो नहीं होता है जब डे इज अराउंड टू कम, बट एक ब्लूइश स्काई होता है, ब्लूइश स्काई, तो वो चीज़ हो चुकी है। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। तो यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि कम से कम इतनी लाइट थी, अवेलेबिलिटी लाइट की इतनी थी, सफिशिएंट है कि मैं अपने आप को कंफर्म कर सकता हूँ कि डैट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और ये रियलिटी है कि सच में एट 4 in the morning Murad is here at my window and he is there with something. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride। तो यहाँ पर जो एरम है, मतलब कि जो नरेटर, वो विंडो से अपनी सर को बाहर निकाल के बहुत ही सरप्राइज्ड वे में मुराद को देख रहा होता है। तो मुराद वो बात कंफर्म करता है, हाँ बेटा तुम सच में सो नहीं रहे हो, सपना नहीं देख रहे हो, इट इज़ रियलिटी, आई एम सिटिंग ऑन अ हॉर्स, और अगर तुम्हें राइड लेनी है तो तुरंत का तुरंत अभी बाहर आ जाओ। Through this Google Earth, we will go to Armenia. So from here we can get it that this is our beloved India. And when we move to the west, we will cross Iran. All right. After Iran, we will get a country here, Azerbaijan, and just beside Azerbaijan, here it is Armenia. There is a
thing to remember that the capital of Armenia is Yerevan. Here it is mentioned, Yerevan. Okay, and Armenia and Azerbaijan. These countries have a conflict, have a history of conflict between each other, and they both keep on fighting with each other. Okay, these two countries, Azerbaijan. And just for the reference and just for the knowledge, this is Caspian Sea. Okay, although we call it sea, but it is a big lake, and now it is totally dried up. Even the water is to an end, and maybe within next 5 or 6 or 10 years, we will see just a block of land here only. Okay, so just remember this is Armenia, and the story that we are reading in the chapter belongs from here. And we will start. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than I could ever believe. तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि जो कोई भी इस दुनिया में आया है, ओके, फाइनली ही और शी वांट्स टू लिव। लेकिन यहाँ पर जो मुराद है वो थोड़ा अलग टाइप का है। वो ये चाहता था कि अगर उसे चांस मिला है टू बी प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट अर्थ, तो वो अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है। ओके, वो एक भी मोमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता है। जितना वो एंजॉय कर सकता है वो मैक्सिमम करना चाहता है। गॉट इट? तो ये चीज़ वो बता रहा है एरम मुराद के बारे में। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड एवर बिलीव। लेकिन अब इसने हद पार कर दी कि एरम को भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स। लॉन्गिंग्स का यहाँ मतलब होता है डिज़ायर। हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। तो यहाँ पर एरम बता रहा है कि उसकी जो बहुत ही पहले की जो मेमोरीज़ हैं, वैसे अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो उसकी बचपन से अभी तक डिज़ायर्स हैं अभी तक के, उसके डिज़ायर्स केवल हॉर्स को लेके हैं। और वो उसकी मतलब बचपन से डिज़ायर रही है, चाहत रही है कि वो हॉर्स राइड कर सके। दिस वॉज द वंडरफुल वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। प्रॉब्लम ये है कि वो ये सब चीज़ें इमेजिन तो कर सकता है दैट ही वॉन्ट्स टू राइड अ हॉर्स, बट द प्रॉब्लम इज़ वो एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ना उसकी फैमिली कर सकती है। ये प्रॉब्लम है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी, परमिट का मतलब होता है अलाउ, परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। तो इसी वजह से जस्ट बिकॉज कि एरम और मुराद दोनों की फैमिली बहुत पुअर है, तो हॉर्स एरम के पास कैसे भी करके नहीं आ सकता है। अब बट यहाँ पर एरम अब एक हॉर्स के साथ, एक वाइट हॉर्स के साथ ही वो स्टैंडिंग देयर, तो इसी वजह से वो बिलीव नहीं कर सकता है कि उसके पास वो वाइट हॉर्स आया कैसे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन। पॉवर्टी स्टिकन का मतलब होता है गरीबी से पीड़ित होना। तो यहाँ पर एरम ने डिस्क्राइब किया कि उनकी जो पूरी ट्राइब है वो पॉवर्टी स्टिकन है। ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ द Gharogalalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। तो जो इनकी पूरी Gharogalalian फैमिली है वो पूरी दुनिया में गरीबी से पीड़ित है। जहाँ पर भी इनकी ट्राइब मिलेगी वो गरीबी मिलेगी तुमको। Nobody could understand where we ever got money enough to keep with food in our bellies, not even the old men of the family। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई नहीं जानता, हम लोग इतने गरीब हैं कि कोई ये बात नहीं जानता कि कैसे हमारे पास कहाँ से पैसे आते हैं जस्ट टू हैव सम फूड, कि वो खाना भी खा पाएँ। ये बात कोई नहीं जानता। यही चीज़ वो डिस्क्राइब कर रहा है। अब जब इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि फूड भी अफोर्ड कर पाएँ, तो ये तो चांस हो ही नहीं सकता दैट दे कुड बाई अ हॉर्स। तो फाइनली अभी कोई जानता नहीं कि कहाँ से भी पैसे आते हैं, बट फाइनली कैसे भी करके पैसे आते हैं। इनके जो फैमिली में एल्डर लोग हैं ना, उनको जैसे जल्दी हम लोग मानते हैं कि एल्डर लोगों को सब कुछ पता होता है, तो इनके फैमिली के एल्डर लोगों को भी नहीं पता। फ्रॉम देयर दे गेट मनी, और फाइनली एक दिन में मतलब दिन का खाना इनको कैसे नसीब हो जाता है। दिस इज़ अ थिंग। Most important thing from here, important thing of all, though we were famous for our honesty। और सबसे अजीब बात है बीइंग वेरी पुअर, लेकिन फिर भी इनकी जो फैमिली है और इनकी जो ट्राइब है, गैरो गैलेलियन फैमिली, और जो इनकी ट्राइब है वो
ऑनेस्टी के लिए मतलब मशहूर है पूरी दुनिया में कि ये लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तो 11 सेंचुरीज मतलब 1100 ईयर्स से ये लोग फेमस हैं, दैट दे आर these people are very true. And even we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो कभी ये बहुत वेल्दी हुआ करते थे और अब नहीं है, बट नाउ दे आर पॉवर्टी स्टिकन. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग. तो इनकी फैमिली का ये मोटो है या हॉलमार्क है. ये लोग सबसे पहले प्राउड रहते हैं, मतलब गर्व करते हैं अपनी अपनी ट्राइब में होने का, भले वो गरीब है बट दे हैव अ काइंड ऑफ अ प्राउड फीलिंग. ऑनेस्ट हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. तो गौर से समझना, ये लाइन बहुत ही घुमाने फिराने वाली बात है और ये बहुत ही कॉमिकल लाइन भी है. यहाँ पर ये जो ऑथर है वो मतलब जो एरम है वो ये बता रहा है कि हम लोग किसी एक दूसरे का एडवांटेज नहीं लेते या किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते. ठीक है. अ, पूरी दुनिया में किसी की एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं. लेट अलोन स्टील का मतलब ये है, अब देखो मेरी बात समझना, खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? गरीब हैं, करते चोरी हैं, लेकिन ये लोग अपनी ट्राइब में अपने लोगों की चोरी नहीं करते हैं. ये लोग कहीं ना कहीं से कैसे भी जाके चोरी करके लाते हैं या कहीं से भी पैसा लेके आएंगे. बट अभी तक किसी ने इनको पकड़ा नहीं है एंड नो बडी हैव एवर कॉट देम कि इन्होंने चोरी की होगी. कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट बहुत अच्छा होता है. इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटेड, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. तो यहाँ पर वो जो एरम है उसने बहुत ढंग से डिस्क्राइब कर दिया कि जो ये हॉर्स है, तो ये हॉर्स कैसे भी करके इनकी फैमिली में आ ही नहीं सकता है. ना ही मुराद लेके आ सकता है, ना ही कोई इनके जो अदर मेंबर्स हैं फैमिली के, ये अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, चाहे वो जग रहे हो सो रहे हो, कैसे भी करके वो हॉर्स लेके आ ही नहीं सकते हैं. तो फाइनली जब इनके फैमिली में पूरी ट्राइब में हॉर्स कहीं से आ नहीं सकता है, तो ये हॉर्स आया कहाँ से? ऑब्वियसली जो मुराद है उसने उस हॉर्स को स्टील किया है. नो मेंबर ऑफ द घैरोगैलियन फैमिली could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness, humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पर है क्या कि ये बात डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरे गैरो गलालियन जो ट्राइब है उसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता है. कहने के लिए चोरी नहीं कर सकता, बट खाने के लिए दे डू. तो उसके बाद उसने कज़न मुराद को देखा, उसके बाद हॉर्स को देखा. फिर उसके बाद देखा कि दोनों शांत है. पायस का मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली, मतलब एक रिलीजियस टाइप की शांति हो. ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच वन ऑफ द हैड डिलाइटेड मी ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी. तो ये जो शांति थी, तो कहीं ना कहीं उसको मन में, देखो जो एरम है वो भी छोटा बच्चा है, तो उसे भी मन में एक लालच है कि हॉर्स आ ही गया है तो लेट्स हैव अ राइड. लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा भी लग रहा है कि ये चोरी का हॉर्स है और इस पे उसको राइड नहीं लेना चाहिए. तो यहाँ पर जो उसके कंसाइंस हैं, ठीक है, जो अच्छा और बुरे कंसाइंस है वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं. मुराद, आई सेड, वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स. तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट पूछा गया, मुराद तुम कहाँ से ये हॉर्स को लेके आए, कहाँ से चोरी करके ले गया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड. उसने बोला जंप करो विंडो के बाहर. लीप का मतलब होता है जंप करना. इफ़ यू वांट टू राइड. इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. अब देखो, अब जब मुराद ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो कहाँ से चोरी करके लाया, उसने बस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि चुपचाप विंडोज़ के बाहर जंप करो. तो समझ चुका था कि मुराद पक्का ये हॉर्स चोरी करके आया है, कहीं कहीं से बोरो नहीं किया है. ही हैड ऑलरेडी स्टोलन दैट हॉर्स. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़. तो फाइनली कोई क्वेश्चन नहीं है कि उसने चोरी नहीं किया है, वो चोरी का हॉर्स है. अब बस फैक्ट ये है, और फैक्ट ये है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो विद अ हॉर्स. अब इसके पास पूरी ऑफर है, चॉइस है कि वो जाता है हॉर्स की राइड लेने की, नहीं जाता है. बाकी चीज़ हम लोग वी विल कंटिन्यू टुमारो.
If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो यहाँ पर मुराद और एरम कुल मिला के चोरी क्या है इस चीज़ को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो तो तुम उसको चोरी नहीं कर रहे हो। उनका जस्टिफिकेशन में ये है, इट वुडेंट बी स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। तो फाइनली वो ये बात मान रहे हैं कि वो स्टीलिंग की डेफिनेशन वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक इफ़ यू हैव टेकन समथिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट, तो तब तक वो स्टीलिंग नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर उनका प्लान ये था कि हमने बस हॉर्स को लिया है, बोरो किया है, कौन सा हम बेचने जा रहे हैं, जब हम बेचेंगे तब वो जाके स्टीलिंग होगी। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो कुल मिला के वो ही इज़ गोइंग टू पुट ऑन सम क्लोथ्स, वो कपड़े पहनेगा और तुरंत वो बाहर आएगा। नाउ एरम इज़ रेडी टू टेक अ राइड। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, वो तुरंत क्लोथ्स में जम कर लेता है। इंग्लिश में इस चीज़ को यूज़ करते हैं जस्ट टू वेयर समथिंग वेरी क्विकली। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप इन टू द हॉर्स ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो फाइनली मुराद बैठा हुआ है हॉर्स पे एंड ये तुरंत जंप कर देता है मुराद के पीछे, हॉर्स के ऊपर बैठ जाएगा, मुराद के पीछे एंड हॉर्स के ऊपर। तो कुल मिला के नाउ दे बोथ आर सिटिंग ऑन दैट हॉर्स। आई जम्प्ड Okay, that year we lived at the edge of a town on Walnut Avenue. ध्यान रखना बच्चों, दिस वॉलनट एवेन्यू इज़ अ प्लेस। जनरली जो एवेन्यू होता है ना, वो एक रोड होती है, एक ऐसी रोड जो काफ़ी ब्रॉड हो एंड फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ डिस्टेंस वहाँ पर ट्रीज लगे हो, इस चीज़ को एवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन है, जस्ट बिकॉज यू कैन सी द डब्ल्यू इज़ कैपिटल एंड द ए इज़ ऑल्सो कैपिटल, तो ये नाउन है, ये जगह का नाम है। Walnut Avenue behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and country road. अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन ये होगी, बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, कि इनके घर के पीछे पूरा देश था। एक्चुअली जो रूरल एरियाज होते हैं उनको हम कई बार कंट्री रेफर करते हैं। तो ये बात कंफ्यूज मत होना, कंट्री का मतलब ये कई बार ये भी होता है रूरल एरियाज, जहाँ पर तुम्हें फील्ड्स दिखे, एग्रीकल्चरल क्रॉप दिखे, ग्रासलैंड्स दिखे, इस चीज़ को भी हम कंट्री कहते हैं। वहाँ पर वाइन यार्ड्स थे, ध्यान रखना वाइन वो प्लांट्स होते हैं जो मनी प्लांट की तरह होते हैं, जो क्लाइंबर प्लांट्स जानते हो ना, क्लाइंबर जो अगर लगा दो कहीं पर तो फाइनली वो वॉल के ऊपर क्लाइंब करके ग्रो करते रहते हैं, उनको हम वाइन्स कहते हैं। ऑर्चर्ड्स हैं, बगीचे हैं, इरीगेशन डिचेस हैं, जो सिंचाई करने के लिए जो डिशेज होती हैं वो है, एंड कंट्री रोड्स। कंट्री रोड्स का मतलब वही जो कच्ची कच्ची रोड्स होती हैं उनको कंट्री रोड्स बोला जाता है। इन लेस देन 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. Trot का मतलब होता है to walk a little bit faster. तो अभी तक वो हॉर्स था, वो सिंपली वॉक कर रहा था और इन दे बोथ आर सिटिंग ऑन दैट हॉर्स। अब वो करने क्या लगा है कि वो थोड़ा तेज़ दौड़ने लगा है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सुबह का टाइम है तो ऑब्वियसली फ्रेश एयर है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, began to roar. तो यहाँ पर जो एरम है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जब सब चीज़ें बहुत प्लेजेंट थी एंड फाइनली द हॉर्स बिगेन टू स्पीड अप, तो यहाँ पर वो दोनों इन्जॉय कर रहे थे जो एम्बियंस है और जो इन्वायरमेंट है उनके सराउंडिंग का। अब होता क्या है, उस मोमेंट को एंजॉय करते करते द मुराद ही इज स्टार्टेड सिंगिंग, और कहने के लिए वो तो सिंग कर रहा है बट एक्चुअल में ही वॉज रोरिंग। रोरिंग मतलब चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था वो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारे सबसे पहले उस लाइन पे ग्रैंड फादर होंगे, फिर फादर होंगे, फिर तुम होंगे, फिर तुम्हारा सन होगा, इस चीज़ को स्ट्रीक कहते हैं। तो जो एक पूर्वज की हम जो एंसेस्टरल लाइन चली आ रही है उसके लिए बोला गया स्ट्रीक। एवरी फैमिली has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सारी फैमिली में जो एक क्रेजीनेस होती है ना वो फॉलो करती रहती है। तो ग्रैंडफादर से फादर को मिलेगी, फादर से सन को मिलेगी, सन से उसके सन को मिलेगी। तो जो मुराद है वो नेचुरल डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब होता है जो जो आगे वाली पीढ़ी होती है ना उसको डिसेंडेंट कहते हैं। तो
जो ये क्रेजीनेस है ये मुराद को भी ट्रांसफ़र हुई है, और वो तुम लोगों ने देख ही लिया कि वो कितना क्रेजी है, कुछ भी कर रहा है, वो हॉर्स किसी का लेके आ गया है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, इनको याद रखना, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley। तो यहाँ पर एक अंकल खुसरो हैं। पावरफुल हेड का मतलब होता है काफ़ी बड़ा हेड है, ठीक है। एंड ब्लैक हेयर, काले बाल हैं उनके, लार्ज मुस्टैश इन द सैन जैक्विन वैली। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा करने वाला, टेम्पर का मतलब होता है टेम्परामेंट, मूड एक तरह से। सो इरिटेबल, तुरंत इरिटेट हो जाते थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, तो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट थे वो कि कोई उनसे बात कर रहा होता है ना तो उसको चुप करा देते थे। और चुप कैसे कराते थे? चिल्ला के कि चुप हो जाओ। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये लाइन याद रखना। अंकल खुसरो और ये लाइन बिल्कुल जुड़ी है ये, ठीक है। तो जहाँ भी अंकल खुसरो आएंगे तो ये लाइन आएगी, इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। अंकल खुसरो का सिंपल सा ही मोटिव था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं होने वाला जिस चीज़ से, तो उसके बारे में टेंशन भी मत लो। कल पेपर है, क्यों पढ़ रहे हो, वैसे भी नहीं पास होना है, टेंशन नहीं लो। कुल मिला के अंकल खुसरो का ये मोटो था। ओके, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed। तो अंकल खुसरो हैं, उनके बेटे का नाम अराक है। तो फाइनली वो दौड़ते हुए पता अपने पापा के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्ला के बोला, टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि पापा को बता रहा था कि मतलब मिस्टर खुसरो को उनका बेटा बताया अराक कि पापा घर में आग लगी हुई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, तो वो चुपचाप चेयर से उठते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो कुल मिला के उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, घर में आग लग रही है। द बाबर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरो रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से। तो कुल मिला के क्या मेंटेलिटी थी, क्या थॉट उनके अंदर चलते थे, किसी को नहीं समझ में आते थे। तो फाइनली उन्होंने बोला, उसने भी समझाया जो बार था, तो उसने बताया कि भैया आपके घर में आग लगी है, फाइनली आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा कोई हार्म नहीं, चुपचाप बाल बनाओ, जो काम है तुम्हारा। तो कुल मिला के इग्नोर कर दिया, व्हेन देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, आई से। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो यहाँ पर जो मुराद है, तो एरम ये बात बता रहा है कि जो मुराद है वो कहीं ना कहीं डिसेंडेंट है किसका? अंकल खुसरो का। तो मतलब एक तरह से जो क्रेजीनेस है अंकल खुसरो में जो था, वही मुराद के अंदर भी रन करता है, वही क्रेजीनेस। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, लेकिन खास बात ये है कि जो मुराद के जो पापा हैं उनका नाम है जोराब, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है। प्रैक्टिकल का मतलब लॉजिकल, कि चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि अगर ले रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसा हम। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। देखो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज़ वेरी डीप। ये बात बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और ऐसा होता भी है। कुल मिला के यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताना चाहता है कि हम जो भी कोई फादर होता है, तो किसी बच्चे की बॉडी का तो वो फादर हो सकता है, उसको मार पीट सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए समझा सकता है, उसको एक तरह से उसकी काउंसलिंग कर सकता है। बट यहाँ पर जो स्पिरिट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्पिरिट का मतलब है उसकी विल, बच्चे की विल और उसके थॉट्स। तो कोई भी फादर उस बच्चे को मार पीट के उसको कुछ टाइम के लिए डिसिप्लिन में ला सकता है, लेकिन कभी भी कोई भी फादर उस बच्चे के थॉट्स को और उसकी विल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब मे बी सिंपल सी बात है, ये बात बायोलॉजी से भी प्रूवन है कि अगर कोई पहलवान है या कोई साइंटिस्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी साइंटिस्ट ही बने। क्या पता उसका बेटा साइंटिस्ट की जगह एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी फादर का कंट्रोल किसी भी बच्चे के विल के ऊपर या उसके थॉट्स के या उसके इमेजिनेशन के ऊपर नहीं होता है। ये लाइन डिस्क्राइब कर रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रीशियस एंड वैग्रेंट। कैप्रीशियस का मतलब ये होता है कि जो सडनली ट्रांसफ़र हुई हो, कोई भी ट्रेट, कोई भी चीज़ जो सडनली ट्रांसफ़र हुई। और वैग्रेंट का मतलब होता है जो घूमते फिरते चीज़ें मिल रही हो तुमको।
मे बी शायद वैसे जनरली मीनिंग होता है कि जो घूम फिर के जो भीख मांगते हैं ना उनको वैग्रेंट कहते हैं। और इंग्लिश में इस चीज़ को थोड़ा ऑफेंसिव माना जाता है, अगर किसी को तुमने वैग्रेंट बोल दिया तो ही विल टेक इट इन अदरवाइज। तो कुल मिला के ये बात बताया जा रहा है कि इनकी ट्राइब थी कमज़ोर, वीक थी, पुअर थी, तो फाइनली लोगों के पास पैसे हुआ नहीं करते थे तो इधर उधर घूमते रहते थे। तो जो ऑथर है वो ये बता रहा है कि घूमते घूमते कोई किस पर्सनालिटी का बन रहा है या उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, वो घूमते फिरते उनको अपने अंदर विचार डेवलप होते रहते थे। और ये बात है भी ऐसा कि तुम जैसे भी सराउंडिंग में रहोगे वैसे ही थॉट्स अंदर परसीव करते हैं। तो वही चीज़ थी। पापा इसके एरम के वो सॉरी मुराद के जो पापा थे ही वॉज वेरी लॉजिकल, लेकिन ऑन द अदर हैंड कि जो मुराद था वो बिल्कुल इलॉजिकल था, वो क्रेजी था। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। वी रोड एंड माई कज़न मुराद sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. तो कुल मिला के दे वर एंजॉइंग देयर टाइम विद दैट हॉर्स, और ये दोनों अपना राइड कर रहे हैं। बाकी लोगों को जो इनके नेबर्स हैं और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे ऑल बिलीव दैट ये लोग आसपास हैं, वहीं कहीं कंट्री रोड्स में अपना वाइन यार्ड्स या ग्रास लैंड्स में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं अपना। बट दे डोंट नो अबाउट दैट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन अ हॉर्स, ऐसा किसी को कोई आइडिया नहीं है। We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." तो अभी दोनों ये दोनों दोनों के दोनों हॉर्स के ऊपर बैठे हुए थे। फाइनली हॉर्स जब तक दौड़ सकता था एंड इट रैन, तो हॉर्स तब तक दौड़ा। उसके बाद हुआ ये कि मुराद बीइंग एल्डर ब्रदर तो पहली चांस उसकी। तो फाइनली मुराद कहता है कि अब देखो तुम नीचे उतरो, आराम से बोल रहा है, और मैं अब अकेले हॉर्स राइड करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्ट। तो यहाँ पर एरम भी कह देता है देखो बड़े भाई हो तो तुमने चांस ले ली अपनी पहले, तो ये बताओ तुम्हारे बाद मैं भी इसको अकेले राइड कर सकता हूँ कि नहीं। अब अगर याद है तो दोनों हॉर्स को बहुत पसंद करते हैं। डैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो हुआ ये कि मुराद ने एक बहाना मार दिया, बोला ये कि इट इज़ अप टू द हॉर्स, कि हॉर्स के ऊपर है कि वो तुम्हें राइड करने देगा कि नहीं करने देगा। तो एरम ने भी गुस्से में बोला कि वो हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तो यहाँ पर होता ही है कि मुराद ये कहता है कि हाँ देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, पहले मैं राइड करने जा रहा हूँ। और ये लाइन याद रखना, ये जो मुराद है ही विल अगेन एंड अगेन टेल दिस लाइन। तो वो कहता है कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स का मतलब है कि मुझे तरीका पता है हॉर्सेस को कैसे मनाना है और उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये कहने का मतलब है यहाँ। वेल आई सेड, वी आर हेयर, वेल आई सेड एनी way you have with a horse I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Vezare, run. And the horse stood on its hind legs. Hind का मतलब होता है पीछे वाले legs, ठीक है, हिंड का मतलब होता है बैक। Snorted and busted into fury of speed. फ्यूरी का मतलब होता है एंगर। और हुआ ये, लेट मी एक्सप्लेन, कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डील हो जाती है कि हाँ ठीक है, फर्स्ट मुराद इज़ गोइंग टू राइड, देन एरम विल राइड। तो कुल मिला के इन लोगों के बीच में थोड़ी सी बहुत झटप वटप के बाद डील हो चुकी है। और उसके बाद मुराद के कहने पे एरम उतर जाता है और मुराद अब हॉर्स को राइड करने वाला है अकेले। तो वो अपने पैरों से, पैरों की हील से, तो हॉर्स को ज़ोर से किक करता है और उसके बाद ज़ोर से वो बोलता है विज़ारे। विज़ारे कोई एक ऐसा वर्ड है जो बोलते हैं जैसे कि हम लोग एक जादू में बोलते हैं आब्रा कैडाब्रा, तो वैसे विज़ारे बोलता है। और उसके बाद जो हॉर्स था वो अपने हिंड्स लेग पे खड़ा हो गया, कि मतलब जो उसके फोर लेग्स थे वो हवा में उड़ गए थे। और उसके बाद तुरंत बहुत तेज़ी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग, और वो हॉर्स दौड़ पड़ता है। गॉट इट? दैट वॉज द लवलीस्ट, दिस इज पेज नंबर 5 नाउ। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। तो यहाँ पर चुपचाप वो खड़ा रहता है आराम, एंड फाइनली ये चीज़ जब देखता है कि मुराद ने कैसे किक किया और वो हॉर्स
एंड द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग। तो ये चीज़ वो बहुत देख के इम्प्रेस हो जाता है, तो मन में उसके भी आता है बीइंग द यंगर ब्रदर कि मैं भी ऐसे हॉर्स को राइड करूँगा। माई cousin Murad raced the horse across the field of a dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dipping wet. तो यहाँ से वो सारी जगह से इनका जो कज़न है मुराद वो निकलता है, ठीक है। इरिगेशन डिच मतलब पानी वानी से हॉर्स को कुदाते दौड़ाते ले गया है। अब देखो डिपिंग वेट का मतलब हॉर्स भी भीग चुका है और इनका कज़न मुराद भी भीग चुका है। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तो सुबह हो रही थी, इससे पहले कि ज़्यादा रोशनी हो जाती बाकी लोग देख लेते हैं इन दोनों को हॉर्स के साथ, तो डिसाइडेड ये था कि पहले जल्दी से मुझे राइड कर लेने दो। एरम ने बोल दिया। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड ही सेड। तो मान गया वो और वो उतर जाता है। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, लीप का मतलब यहाँ पर जंप है, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। तो जितना बुरा वो सपना मतलब इमेजिन कर सकता था उसे और ज़्यादा बुरा लग रहा है कुल मिला के। द हॉर्स डिड नॉट मूव। तो ये सोच रहा था कि जैसे मुराद के साथ हॉर्स बिल्कुल कंपैटिबल था और जैसे मुराद ने कमांड किया वो दौड़ पड़ा, तो इसके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो दौड़ता नहीं है। किक इनटू हिज मसल माय कज़न मुराद सेड। तो वो मुराद गाइड करता है, कहता है कि उसकी मसल पे किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तो यहाँ पे मुराद उस पर चिल्लाता है कि उसकी मसल पे क्लिक करो, तुम कर क्या रहे हो और जल्दी करो क्योंकि वो नहीं तो सब कोई जग जाएगा। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। रियर्ड का मतलब होता है वही अपने हिंड लेग्स पे खड़े हो जाना और उसके जो फोर लेग्स है वो हवा में है। देन इट बिगेन टू रन, आई डेंट नो वॉट टू डू। तो कुल मिला के हॉर्स तो फाइनली स्टार्टेड रनिंग, बट उसको पता नहीं था कमांड कैसे देना है या हॉर्स को डायरेक्शन कैसे देना है कि कैसे हॉर्स को टर्न करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इंस्टेड ऑफ रनिंग Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dekran Halabian, where it began to leap over vines. Vines का मतलब होता है वो पेड़ जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, तो उनके ऊपर हॉर्स जंप कर रहा था। कुल मिला के एक जो यूनिफॉर्म तरीके से वो नहीं रन कर रहा था। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। तो 7 वाइन के जो प्लांट्स थे उनसे लीप कर दिया। अब देखो वहाँ पर वाइन प्लांट होते क्या है, ऐसे फेंसिंग हो जाती है, ओके, ऐसे फेंसिंग लगी रहती है और इस पे वाइन प्लांट्स ऐसे ऐसे लपटे रहते हैं। गॉट इट। अब हॉर्स कर क्या रहा था, यहाँ से दौड़ते हुए आया था और फिर ऐसे जंप करके सीधे निकल जाता था। तो फाइनली ऐसे वो 7 वाइन यार्ड से वो ऐसे जंप करके निकला था, तो और उसके बाद ये नीचे गिर जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और हॉर्स दौड़ता चला गया। ये नीचे गिर गए थे भाई साहब और हॉर्स दौड़ता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग बिहाइंड द रोड, रनिंग डाउन द रोड। और जो इनका कज़न है वो पीछे पीछे आ रहा है दौड़ते हुए। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अप अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। तो यहाँ पर वो मुराद कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम नीचे गिर गए हो, इफ़ तो यू आर हर्ट तो वो तुम जानो, बट अभी सबसे मेन प्रायोरिटी ये है दैट वी नीड टू फाइंड दैट हॉर्स, कि अगर वो हॉर्स यहाँ से निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइनली उसको कह देता है कि तुम इधर जाओ मैं उधर जा रहा हूँ, और जैसे ही हॉर्स मिल जाए तो उसको उसके साथ बिल्कुल सही से पेश आना। भले उसने तुमको गिरा दिया है लेकिन सही से उससे पेश आना और मुझे कॉल करना, मैं पास ही में रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टॉवर्ड्स द इरीगेशन डिश। तो ये रोड पे चल देते हैं और वो डिचेस में या इरिगेशन फील्ड्स में, जो फील्ड्स होते हैं खेत होते हैं वहाँ पर ढूंढ रहा होता है मुराद। आई इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो आधे घंटे बाद इनको हॉर्स मिल जाता है। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। तो वो कहता है कि कम ऑन, चलो अब जल्दी बैठो, और नहीं तो पूरी दुनिया जग जग चुकी है अब जल्दी से इस हॉर्स को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो नेक्स्ट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, तो अगर याद हो तो उन लोगों को हॉर्स मिल चुका है अब। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। तो यहाँ पर ये मुराद के डायलॉग्स हैं। मुराद बता रहा है एरम को कि देखो पूरी दुनिया जग चुकी है, अब सुबह हो चुकी है तो सब जग ही चुके हैं, तो इस हॉर्स के साथ अगर ये लोग घूमेंगे तो फाइनली दे कैन बी कॉट। वॉट विल वी डू ना डू, आई सेड,
Well, he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो कह रहा है कि या तो हम इसको वापस ले जाएं, ओके, जहाँ से लेके आए, या तो हम इसको छुपा दें नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए। तो इसका मतलब ये है, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ये कि आज के पूरे दिन वो छुपा के रखेंगे उसको, पूरे डे लाइट जब तक रहेगी। ही didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो यहाँ पर ये जो एरम के थॉट्स हैं, एरम ये बात समझ चुका था कि जिस हिसाब से, जिस टोन में मुराद ने बात समझाई है, वो उसमें उसको भी ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा। तो एरम ये बात समझ गया था कि वो वापस तो करने के इरादे से नहीं है, वो कुल मिला के उस हॉर्स को रखना चाहता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रखेगा अपने पास। वेयर वी विल हाइड हिम आई सेड, आई नो अ प्लेस ही सेड। तो ये एरम का डायलॉग है, ठीक है, और ये मुराद का है कि काम कहाँ छुपाएंगे। ओके। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड। तो यहाँ पर एरम ने हिम्मत करके ये पूछ लिया कि कितना टाइम हो चुका है कि तुम्हें इस हॉर्स को चुराए हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो यहाँ पर dawned का मतलब है to get an idea, ओके, आइडिया आना या कोई थॉट आना अचानक से। और लॉन्ग्ड का मतलब मैंने बताया था डिज़ायर होती है, डिज़ायर। तो अब हुआ ये कि तभी एरम के दिमाग में एक थॉट आता है और वो आइडिया ये आता है कि अब उसको मन में ही खटकती है बात कि ये आज ही सुबह ये हॉर्स लेके नहीं आया, इससे पहले से ये हॉर्स अपने पास रखे हुए था और ये कई मॉर्निंग से अकेले राइड ले रहा है। इसीलिए, समझना मेरी बात को, इसीलिए जो मुराद है तो वो बहुत गरीब, तो एक बात बताओ, उसे हॉर्स राइड करना कहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कई मॉर्निंग से वो राइड ले रहा है और वो अब हॉर्स राइडिंग में ऑलमोस्ट परफेक्ट होने वाला है। और एरम को तो कुछ आता ही नहीं है। तो यही बात एरम के दिमाग में अब समझ में आई है कि इसलिए इतना परफेक्ट है, और तभी वो कहता है आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड एनी हाउ, आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन दैट इज स्पोकन बाई एरम, ओ सॉरी, दिस इज द लाइन स्पोकन बाई मुराद। तो यहाँ मुराद कह रहा है कि कौन कह रहा है कि मैं चोरी की बात कौन कह रहा है। तो यहाँ पर मुराद थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, कहता है चोरी की बात कौन कह रहा है। तो यहाँ पर फिर एरम इस बात को कवर कर रहा है। ओके, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये एरम के द्वारा बोला गया है। एरम ने बोला मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम कब से ये मॉर्निंग में राइड्स ले रहे हो इस हॉर्स की, केवल इतनी बात पूछी है। पेज नंबर 6। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, आर यू टेलिंग द ट्रूथ। तो यहाँ पर मुराद ने स्ट्रेट बोल दिया, अरे आज ही सुबह तो लेके आए हैं। तो यहाँ पर एरम ने उसे कन्फ्रंट किया है। एरम ने बोला कि सही सही बताओ। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो उसने बोला ऑफ कोर्स नॉट का मतलब कि ऑब्वियसली आज सुबह नहीं लेके आया हूँ मैं, मेरे पास पहले से है। लेकिन अगर कोई बात पूछता है कि ये हमारे पास हॉर्स कब से है, तो तुम्हें यही बताना है कि आज सुबह ही से है हमारे पास। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। ये बात मुराद ने बोली है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोलें इसमें। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। सेम ये भी स्टेटमेंट मुराद का ही है कि वो कह रहा है कि तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि आज सुबह से हम लोगों ने इस हॉर्स की राइड लेना स्टार्ट किया है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पता है। ऑल राइट आई सेड। तो यहाँ पर एरम ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, जैसा मुराद ने बोला है वो वैसा ही बोलेगा अभी। छोटा भाई है, तो छोटे भाई की यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बड़े भाई के जो करतूते हैं, कारनामे हैं, उसको छुपाए। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड। डिजर्टेड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर नो बडी जनरली कम्स, ठीक है, खाली स्थान। तो एक बार्न था, तो वहाँ पर ले जाके उसने उस हॉर्स को वहाँ पर ले गया है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेड फेचियान। तो यहाँ पर एक फार्मर है, तो इस फार्मर का कभी ना कभी ये जो प्राइड, मतलब उस फार्मर को इसको गर्व था अपने बार्न के ऊपर।
ठीक है। देयर वर सम ओट्स एंड राई अल्फाल्फा इन द बार्न। तो यहाँ पर ये हॉर्स के लिए फूड है, ठीक है, ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा। वी बिगेन वॉकिंग होम, और इसके बाद उन्होंने हॉर्स को वहीं पर छोड़ दिया है, कहाँ पर, बार्न में, और ये लोग वापस अब जा रहे हैं। ओ सॉरी, के गो अप। तो फाइनली ये लोग अब जा रहे हैं कहाँ पर, वापस अपने घर की तरफ। गॉट इट। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो ये पूरा स्टेटमेंट अब मुराद बोलेगा, बता रहा है कि बहुत, मतलब ये बहुत ही टफ जॉब थी कि हॉर्स को बहुत ही ढंग से वो बिहेव कर रहा है अभी जो जैसे कर रहा था। तो ये बहुत मुश्किल से इसने कंट्रोल कर पाया है, किसने, मुराद ने। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फाइनली तुम्हें तो पता है कि जैसे कि बहुत टफ जॉब था, लेकिन फिर भी मुझे तरीका पता है, आई हैव अ वे विथ हॉर्स। तो मैं अब हॉर्स वो करेगा जो मैं चाहता हूँ कि वो करे। तो कुल मिला के अब जो ये बोलेगा वो हॉर्स उसके इसके कमांड्स को फॉलो करेगा। हॉर्स अंडरस्टैंड मी। तो ये बात मुराद ने बोली है कि हॉर्स मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो ये आराम ने पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्सेज ही सेड। तो उसने सिंपल से बोला कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्सेस के साथ। आगे वो समझाएगा, बहुत ही ऑनेस्ट और इनोसेंस से अंडरस्टैंडिंग है वगैरह वगैरह। या एनिमल्स के साथ जनरली ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है हमारी कि अगर हम उनको, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ वी फीड देम, या हम उनको थोड़ा सा, मतलब एक तरह से पैम्पर कर देते हैं, तो एनिमल्स से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, वो हमें पहचानने लगेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के साथ यही होता है। अभी इट डजंट मीन दैट यू गो टू अ लेपर्ड और लायन का उसको पैट करने की कोशिश कर रहे हो, पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी कमिंग बैक। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू टुमारो। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. ये पूरा पूरा स्टेटमेंट मुराद ने बोला है। तो मुराद ने कुल मिला के वही बताया कि जो हॉर्स था उसको पहले कंट्रोल करना वॉज नॉट ईजी, और उसने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया है। एंड द अदर थिंग वॉज कि वो ये भी समझा रहा है कि अब मैंने उसको इतना कंट्रोल किया है और मैं अब बाकी हॉर्सेस को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ डैट अब मैं जो चाहूँगा वो हॉर्स करेगा, वट एवर आई वॉन्ट। ये बात मुराद ने एरम को बोली। हाउ डू यू डू इट आई सेड। ये बात एरम ने पूछी, तुम कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड। तो उसने वही स्टेटमेंट दिया, वही घिसा पीटा जो पहले से तो देता देता था कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो एरम है वो उससे पूछ रहा है मुराद से कि किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो मुझको, मुझे मुझे समझ में नहीं आया किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। तो यहाँ पर उसने बोला कि सिंपल सी एक ऑनेस्ट सी अंडरस्टैंडिंग है, ये मुराद ने बोला है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो एरम ये बात को विश करता है कि काश वो भी इसी सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग को रीच कर पाए जो बाकी हॉर्सेस के साथ अब जो मुराद है वो कर चुका है। अब एरम को कोई आइडिया नहीं था कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, अभी एरम बहुत छोटा है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर ये मुराद ने बोला कि अभी तुम बहुत छोटे हो और फाइनली जब तुम 13 ईयर्स की एज पे आ जाओगे देन फाइनली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हॉर्सेस को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर देखो एक बात ही हमें समझ में आई कि जो मुराद है ना वो भी 13 का है, तभी वो अपने आप को इतना बोस्टर करके बता रहा है। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट। हर्टी का मतलब ये होता है कि पेट भर के, बिल्कुल इच्छा और पेट भर के उसने खाना खाया है। जनरली एक बात बता दे रहा हूँ, अर्मीनिया के जो लोग हैं ना वो बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग। सिपिंग का मतलब होता है भाई चाय को चुस्की की तरह से पीना, एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो फाइनली
अब ये पार्लर से कंफ्यूज नहीं करना कि ये ब्यूटी पार्लर है। पार्लर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया हाउस में, जनरली जो बार्स होते हैं ना उनको पार्लर बोलते हैं हम कई बार, बट जो घर में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक टेबल रखी हो और फाइनली तुम वहाँ पर बैठो और शायद एक दो दोस्त भी आके वहाँ बैठ सकें, उस चीज़ को हम पार्लर बोलते हैं। ये थोड़ा घर के बाहर का एरिया होता है। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री का मतलब यहाँ पर जो अंकल खुसरो हैं वो आके वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड ही इज़ स्मोकिंग एंड ही इज़ ड्रिंकिंग इज़ कॉफ़ी, और वो अपने पुराने देश को याद कर रहे हैं। जैसे होते नहीं कि हम लोगों ने देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि वो बैठ जाते हैं, दो चार लोग बूढ़े बूढ़े बैठ जाते हैं, फाइनली डिस्कस करते हैं एक ज़माने में हमारे यहाँ 5 रुपये में इतनी चीज़ें आया करती थी, तो वही सब चीज़ें चल रही हैं अभी। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। तो तभी होता ये है कि एक विजिटर और आ जाता है और ये फार्मर है जिसका नाम जॉन बायरो है। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। एंड अ साइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। अब है क्या, ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, बट अकेला रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से अब लोगों से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली उसने एक तरह से कंपेल होके, फोर्स होके उसने किसी भी तरीके से आर्मेनियन लैंग्वेज सीखी ली। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको। तो इनकी जो मम्मी है एरम की, वो इस लोनली विजिटर का मतलब यहाँ पर ये इसकी जॉन बायरो के लिए कॉफ़ी और टबैको लेके आई। टबैको का मतलब होता है सिगरेट। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। उसने भी वही जो अंकल खुसरो कर रहे थे भाई, उसने भी करना स्टार्ट कर दिया, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली। ये जो साइंग वर्ड है ना, ये साइंग मीन्स होता है कि व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ और उसके बाद रिलैक्स होकर उस ब्रेथ को छोड़ते हो, इस चीज़ को साई कहते हैं। ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो वो बताता है कि जो मेरा जो हॉर्स है जो लास्ट 1 मंथ पहले खोया हुआ है, वो अभी भी नहीं मिला है मुझे, और पता नहीं क्या है हो गया है कि जो मेरा हॉर्स गायब हो गया है। अब देखो यहाँ पर कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मुराद ने जो हॉर्स गायब किया है, उसको हॉर्स गायब हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। ये बात समझ गए हो। लेकिन उसने एरम से क्या बोला, उसने एरम से ये बोला था कि तुम्हें अगर कोई भी पूछे ये हॉर्स कब से है तुम्हारे पास, देन यू नीड टू स्पीक ओनली वन सेंटेंस कि आज सुबह ही से है। ठीक, तो और पूरा जो हॉर्स को एक तरह से उसने गायब कर रखा है वो 1 मंथ हो चुका है। This is page number 6 and we are going to start from here. This is second last paragraph. My uncle Khusro became very irritated and shouted, "There is no harm when it is the loss of a horse. Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller." Dweller मतलब होता है कहीं रहने वाले लोगों को dwellers कहते हैं। City dweller मतलब जो शहर में रहता हो। To say, John Byro said. बट वॉट ऑफ माई सरी। सरी मतलब होता है कि जो एरिया जहाँ पर हॉर्सेस वगैरह रहते हैं। वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट हॉर्स। तो यहाँ पर जो अंकल खुसरो हैं वो जो जॉन बायरो के ऊपर चिल्लाने लगते रहे अचानक से। अंकल खुसरो की आदत ही होती है सब पे चिल्लाते रहना, और उनका वही एक टैग लाइन है, व्हेन देयर इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पर जॉन बायरो पे भी चिल्ला देते हैं कि घोड़ा खोया हुआ है तुम्हारा, हॉर्स खोया है, तो कोई इसमें रोने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जॉन बायरो एक बात बोलता है कि देखो अगर मेरा हॉर्स खो गया है तो तुम सिटी ड्वेलर हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जस्ट बिकॉज तुम सिटी में रहते हो, तुम्हारी एक तरह से जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छी हैं। लेकिन मेरे लिए क्या, और मेरी जो सरी है जो जहाँ पर मैंने हॉर्स वॉर्स को रखा था, मतलब एक तरह से इस्टेब्लिश किया है, तो उन सब का क्या, उस पर जो मैंने पैसा लगाया वो सब तो बर्बाद हो जाएगा। ये बात जॉन बायरो कह रहा है। तो यहाँ पर अंकल खुसरो का स्टेटमेंट आता है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, चिल्ला देते हैं यहाँ पर। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। फिर जॉन बायरो कहता है मैंने 10 miles ट्रैवल किया है ताकि मैं यहाँ पर आ पाऊँ। ओके, ध्यान रखना माइल्स बड़ा होता है किलोमीटर से, तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 22 या 23 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करके आए हैं पैदल। पेज नंबर 7। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। तो वो कहता है मेरे लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, तो अंकल कहते हैं बेटा ध्यान मत दो उस पर, पे नो अटेंशन टू इट। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड।
तो उस हॉर्स की कॉस्ट $60 है। उस फार्मर ने बोला मैंने $60 में उसको परचेज़ किया है, तो मेरे $60 बर्बाद हो गए। अब जिनको नहीं पता तो 60 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, दैट विल बी योर अमाउंट इन INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, ठीक है। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो रोड, तो वहाँ पर अंकल खुसरो कह देते मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉप आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, तो यहाँ पर जॉन बायरो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वहाँ से उठता है और तुरंत घर के बाहर चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर होता है, अगर तुमने गौर किया हो तो घरों में एक जाली वाला दरवाज़ा भी लगा रहता है जिसमें जाली होती है लोहे की, मेटल की, ताकि कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए, उनको स्क्रीन डोर कहते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, अब जो इनकी मम्मी है एरम की, वो एक्सप्लेन कर रही हैं, ही इज़ अ जेंटल, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट्स, शी सेड इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक। होम सिक का मतलब होता है जिसको अपने घर से बहुत लगाव हो। एंड सच अ लार्ज मैन, लार्ज मैन का मतलब होता है कि साइज़ के हिसाब से नहीं, इट इज़ वेरी, ही इज़ वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ हिज हार्ट, कि वो हर चीज़ मतलब देना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन टू माई कज़न मुराद हाउस, तो यहाँ पर जैसे ही जॉन बायरो भागता है तो मुराद, एरम को इस बात की बिल्कुल भनक लग जाती है, ये अपने हॉर्स को ढूंढ रहा है। फाइनली एरम और मुराद बहुत जल्दी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो इस चक्कर में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए तुरंत जो एरम है, ही विल रन टुवर्ड्स मुराद, वहाँ पर दौड़ेगा मुराद के पास। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ रॉबिन। रॉबिन एक छोटी सी बर्ड होती है, ओके, रॉबिन एक छोटी सी बर्ड होती है, उसकी जो विंग थी वो डैमेज हो गई थी, तो जो मुराद है वो उस रॉबिन की विंग को रिपेयर कर रहा है। विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वॉट इज़ इट, ही सेड। तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है, तुम्हें एक बात काफ़ी हद तक समझ में आनी चाहिए। देखो ओपनली बात इंग्लिश लिटरेचर में चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं, ये चीज़ें तुम्हें समझने वाली होती हैं। यहाँ पर वो रॉबिन से बात कर रहा है, वो हॉर्स से बात करता है, वो ये बात भी कहता है मुराद की आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस। तो जब उसने रॉबिन और हॉर्सेस से जब बात करता है, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि मुराद की जो ट्यूनिंग है ना, वो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, वो एनिमल्स को समझता है, ये बात ऑथर बताना चाहते हैं। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ। तो यहाँ पर अचानक से जो एरम है, जो गुस्सा होता है, वो बिल्कुल बरस पड़ता है उस पर, क्या कहते हैं, मुराद पे, और बताता है कि तुम्हारे पास फॉर अ मंथ, एक महीने से वो हॉर्स था, तुमने मुझे बताया नहीं, और अब वो जो जॉन बायरो जो हॉर्स का रियल ओनर है, वो मेरे घर पे आके एंड मेरे घर पे कंप्लेन कर रहा था इस सब चीज़ों की। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो यहाँ पर वो एक कंडीशन रख देता है, कौन, एरम। एरम कंडीशन रखता है, वो मुराद से कहता है कि तुम इस हॉर्स को वापस तब तक नहीं करोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख नहीं लेता हूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न, माई कज़न मुराद से। तो मुराद भी बोलता है कि तुम्हें कम से कम 1 साल लग जाएगा सीखने में, तो तुम हॉर्स ही रखे रहेंगे क्या तुम्हारा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, तो वो कहता है हाँ 1 साल ही रखे रहेंगे, चाहे जब तक हो जाए, मैं वापस हॉर्स नहीं होना चाहिए जब तक मैं सीखने जाता हूँ। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, तभी मुराद अपनी फीट पे खड़ा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, यहाँ उनको एक एक दिन वो हॉर्स छुपाने की दिक्कत हो रही है। वॉट ही रोड, रोड जब भी वर्ड है तो समझ लेना चिल्ला रहे हैं। आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द घैरगोलियन फैमिली टू स्टील। तो यहाँ पर मुराद कहता है कि तुम एक घैरगोलियन फैमिली के मेंबर को बोल रहे हो कि वो चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। तो मुराद कह देता है ये जो हॉर्स है अपने सच्चे ओनर के पास जाएगा और पक्का जाएगा, हम इस हॉर्स को ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। So this is page number 7 and we are going to start from here. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. ध्यान रखना, तो ये लोग बात कर रहे हैं हॉर्स को 1 साल और रखने की, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो एरम ने बोल दिया हाँ 1 साल में अगर मैं सीख पाऊंगा हॉर्स राइडिंग तो 1 साल के लिए रखो। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, वॉट ही रोड। तो यहाँ पर मुराद बिल्कुल तुरंत खड़ा हो जाता है, ये बात सुन के कि 1 साल हॉर्स रखना बहुत मुश्किल हुआ काम है, जस्ट बिकॉज एक दिन भी हॉर्स को छुपाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ओके, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द घैरघलोरियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की कि जो हॉर्स है वो वापस अपने ट्रू ओनर को जाएगा, ये हम लोगों ने कल भी कर लिया था। वेन आई सेड, तो यहाँ पर एरम पूछता है कि कब जाएगा ये बताओ। अच्छा,
इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड। तो उसने एरम वो मुराद ने बोला है कि देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉर्स को 6 months और रख सकते हैं और उसके बाद इसको वापस भेजना ही पड़ेगा, इसके आगे वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, वी आर हेयर, he threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो बर्ड, जो रॉबिन बर्ड थी, रॉबिन एक बर्ड की स्पेशी है, तो फाइनली वो रॉबिन ठीक हो जाती है और वो 2 बार गिरती है, देन फाइनली वो उड़ जाती है। अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट द barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो हर सुबह ये लोग उस हॉर्स को उस बांध से निकालते थे। डिजर्टेड का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ कोई एरिया जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, ठीक है। वाइन यार्ड का मैंने बताया था कि वाइन उनको कहते हैं VINE जो ट्रीज़ क्लाइंबर ट्रीज़ होती हैं कि एक छत से दूसरी छत पे पहुँच जाते हैं, उनको वाइन यार्ड कहते हैं। तो अब होता क्या था, जब भी एरम की बारी आती थी उस हॉर्स को राइड करने की, तो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी एरम बैठता था उसको राइड करता था तो हॉर्स हमेशा झटका वटका दे के एरम को फेंक देता था नीचे और हॉर्स दौड़ जाता था आगे, ये चीज़ होती थी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि एरम के लिए हॉर्स राइडिंग लग रहा था कि शायद डील ये थी कि 6 months के अंदर हॉर्स वापस करना है, तो शायद एरम को 6 months से ज़्यादा टाइम लग जाए इस हॉर्स राइडिंग को सीखते सीखते। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा सा ही समझाने की कोशिश की गई है। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न रोड, मुराद रोड। तो यहाँ पर एरम कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितनी बार भी गिरे, चाहे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, बट एरम को इस बात पे उम्मीद है कि 6 months काफ़ी सफिशियंट टाइम है कि उसको वो हॉर्स राइडिंग आ जाएगी। जिस हिसाब से मुराद राइड कर सकता है उस हिसाब से एरम भी राइड कर पाएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fedvichian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. तो एक दिन सुबह सुबह जब ये लोग सुबह सुबह हॉर्स को निकालते थे, तो सुबह सुबह ये लोग हॉर्स की राइड ले रहे थे और अचानक से होता क्या था कि जो हॉर्स था और ये दोनों थे, ये अचानक से दे रैन इनटू द फार्मर। रैन इनटू द फार्मर का मतलब होता है कि ये लोग अचानक फार्मर के सामने आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर फार्मर के सामने आ जाएंगे तो फार्मर देख लेगा कि हॉर्स है उसके सामने, इन दोनों के पास। अब उस हॉर्स को ढंग से इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा गौर से कि कहीं मेरा हॉर्स तो नहीं है ये। बाय लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो उसकी ये लाइन हर जगह रहती है, ध्यान रखना, ये लाइन याद रखना। तो यहाँ पर होता है ये कि मुराद को पता था कि अगर एरम बात करेगा तो मामला गड़बड़ा सकता है, तो फाइनली मुराद ने जो कंट्रोल था वो अपने ऊपर अपने हाथ में ले लिया है और एरम को बोल रहा है कि मैं बात करूँगा जॉन बायरो से, तो जो कुछ भी होगा मुझे देखने दो, आई विल टॉक टू हिम। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड द फार्मर। तो यहाँ पर वो जॉन बायरो को ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। स्टडीड द हॉर्स का मतलब ये है कि उसने उस हॉर्स को ढंग से देखा और मतलब हेड टू टो उस हॉर्स को जज कर रहा था कि कहीं ये उसका हॉर्स खोया हुआ जो 1 महीने से लॉस्ट है वही तो नहीं है। अभी वो चेक कर रहा है। पेज नंबर 8, टुमारो वी विल बिगिन। सो दिस इज द फाइनल पेज, पेज नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो अगर याद हो तो यहाँ पर जॉन बायरो मुराद और एरम से मिला है। तो मुराद और एरम हॉर्स के ऊपर ट्रैवल करते हुए आ रहे थे और सामने अचानक से जॉन बायरो आ जाता है। तो जॉन बायरो मुराद और एरम को ग्रीट कर रहा है और उनको बोल रहा है कि तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो, तो बताओ कैसे हो तुम लोग। और उसने ये भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, कि इस हॉर्स का नाम क्या है। माई हर्ट माई कज़न मुराद सेड इन आर्मीनियन। तो जो मुराद है उसने उस हॉर्स का नाम बताया, माई हर्ट है उसका नाम। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। तो यहाँ पर जॉन बायरो कंफर्म कहते हुए कह रहा है कि मैं स्वेयर कर सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो मुझसे कई वीक्स पहले चोरी होके गया है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। तो यहाँ पर यही बात भी जॉन बायरो ने बोली है। वो कह रहा है कि मैं क्या इस हॉर्स के माउथ को चेक कर सकता हूँ।
ऑफ कोर्स, मुराद सेड। तो मुराद ने बोला हाँ बिल्कुल चेक करिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ टू टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डोंट नो योर पेरेंट्स। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। तो यहाँ पर जो जॉन बायरो है उसने ये बोला कि आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता, एरम और मुराद से कह रहा है, तो मैं 100% दावा कर सकता था ये मेरा ही हॉर्स है, क्योंकि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पता है और मुझे ये भी पता है तुम्हारे पेरेंट्स किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स किसी भी हालत में ना तुम्हें ये एक तरह से नहीं बोलेंगे कभी कि तुम स्टील वगैरह करो। तो जॉन बायरो को उन जो पेरेंट्स हैं एरम और मुराद के, उनकी ट्राइब के बारे में बहुत भरोसा है कि वो ट्राइब कभी स्टील कर ही नहीं सकती। अगर वो ट्राइब नहीं कर सकती तो एरम और मुराद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। तो सामने उसका हॉर्स है जॉन बायरो का, तब भी वो बात समझ लेता है कि शायद ये मेरे हॉर्स का बिल्कुल ट्विन है, ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक आदमी जिसको शक है, ठीक है, वो शायद अपनी आंखों के सामने जो चीज़ है उस पर बिलीव करेगा इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। का मतलब कि जो चीज़ वो जानता है उस पर यकीन नहीं करेगा, जो चीज़ वो विटनेस कर रहा है, सामने देख रहा है, उस चीज़ पे यकीन करेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जॉन बायरो ये कह रहा है कि वो अपने हार्ट पे बिलीव कर रहा है, भले उसे शक है कि वो हॉर्स उसका है, बट अभी वो अपने हार्ट पे यकीन कर रहा है, क्योंकि उसके हार्ट ये कहता है कि ये फैमिली और ये ट्राइब कभी भी स्टील नहीं करेगी। गुड डेज माई यंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उनको विश कर देता है, ठीक है, गुड डे, और निकल जाता है। जो गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। तो मुराद भी उसको रिटर्न विश दे रहा है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। फिर हुआ ये, फॉलोइंग मॉर्निंग का मतलब होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग थी, तो एरम और मुराद ने उस हॉर्स को लेके गए और वहाँ पर जो भी वाइन यार्ड था, जॉन बायरो को वाइन यार्ड था, वहाँ पर उस हॉर्स को छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तो उनको ये लगा कि जो डॉग है, जो बार्न में जॉन बायरो के डॉग्स हैं, वो बार्क करेंगे, मतलब चिल्लाने वगैरह लगेंगे, मे बी दे कैन इवन बाइट देम। लेकिन यहाँ पर वो कुछ करते ही नहीं, डॉग मतलब पहचान जाते हैं मुराद को। तो यही बात एरम कहता है कि मुझे लग रहा था कि डॉग हमको भौंके वॉकेंगे, तो मुराद कहता है कि नहीं, आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो यहाँ पर इस लाइन से भी ये बात समझ में आती है कि मुराद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनिमल्स के साथ बहुत ही अच्छी है। तो मे बी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द मुराद लिटरली हैव अ वे विद द एनिमल्स। तो तुम्हें यही सारे इंस्टेंसेस कोट करने पड़ेंगे ये समझाने के लिए कि हाँ, एरम वो सॉरी मुराद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डॉग्स के साथ भी थी, और एक रॉबिन बर्ड थी उसके साथ थी, हॉर्स के साथ थी। ये सारे इंस्टेंसेस कोट करोगे। Okay, here my cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it. Patted का मतलब होता है थपथपाना, and then we went away। तो फाइनली यहाँ पर मुराद उसको गुड बाय करता है, जैसे तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के एक सैड एंडिंग है, गुड बाय हो गया हॉर्स के साथ। डैट आफ्टरनून, और सुबह सुबह ये लोग हॉर्स छोड़ के आए, और उसी आफ्टरनून में हुआ क्या, जॉन बायरो आया घर। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned। तो वो मम्मी को, एरम की मम्मी को आके दिखा रहा था, सरी में आया था, वो हॉर्स कैरेज होती है। तो यहाँ पर एरम की मम्मी को शो करता है कि ये देखो, ये हॉर्स था, यही चोरी हुआ था, और फाइनली मुझे वो हॉर्स मिल चुका है। आई डोंट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो वह कह रहा है कि मुझे अब पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें हुई। मेरा हॉर्स मेरे पास से गया और वापस आ गया, लेकिन एक चेंज मैंने हॉर्स में ये देखा है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है हॉर्स मेरा। बेटर टेम्पर्ड टू, बेटर टेम्पर्ड का मतलब होता है अब बहुत ही अच्छे मूड में रहता है मेरा हॉर्स। अब वो मतलब बेफालतू में, मतलब एक तरह से बात मानता है, और वो एंग्री नहीं होता हॉर्स बात बात पे,
जनरली जब हॉर्स एंग्री होते हैं ना, तो अगर तुम उनको राइड करने की कोशिश करो तो तुम्हें गिरा देंगे, ये सब चीज़ें होती हैं. I thank God my uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse have been returned, pay no attention to it." तो अंकल खुसरो का वही डायलॉग है. तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा हॉर्स मिल गया है, तो फाइनली अब चुप हो जाओ, ठीक है, एंड पे नो अटेंशन टू इट. अब इस बात पर ध्यान रखो, बस जो चाह रहे थे वो हो गया है, अब बस चुप बैठो. तो कुल मिला के ये चैप्टर था. ओके, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अंकल खुसरो ही हैं, जो इनका मतलब रियलिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं. एट द एंड उनका एक ही तकिया कलाम है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टैग लाइन है. ओके, वही है, पे नो अटेंशन टू इट. इफ देर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो दिस वॉज द चैप्टर. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. देखो बच्चों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने थे, और हैं ये इम्पोर्टेंट. ये सब पूछे गए, एक नहीं, दो नहीं, कई बार पूछे गए. सो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये वाला. हाउ डिड द नरेटर एस्टैब्लिश दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स. ओके, हाउस कहने वाला था. ओके, तो यहाँ पर एस्टैब्लिश का मतलब देखो, यहाँ पर रिलेट ये कर रहा है कि कैसे नरेटर, मतलब नरेटर यहाँ पर कौन है, एरम है. एरम को ये बात समझ में आई कि जो मुराद है उसने इस हॉर्स को चोरी किया है. ये बात ध्यान रखना, जब जॉन बायरो उसके घर आया था, जॉन बायरो किसको, अंकल खुसरो को बताता है कि उनका हॉर्स गायब है, लापता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. ये बात तब जाके एरम को पता चला कि अरे इस वजह से मुराद मुराद ने हॉर्स को मतलब स्टील किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड एरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स. अगर याद हो तो एरम ने ये बताया था, सॉरी, हाउ डिड एरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स. हाँ, तो एरम ने ये समझाया था कि देखो, अगर हॉर्स तुमने उठा लिया है तो मतलब इट मीन्स तुमने बोरो किया है, और ये स्टीलिंग तब तक नहीं कहलाएगी. मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन में शायद मुराद है. ओके, तो whosoever इज द कैरेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि ये देखो जस्टिफाई कैसे किया था, इसको तुम लोग प्लीज़ चेक कर लेना एक बार. तो यहाँ पर उसने ये जस्टिफाई किया था ऐसे कि उसने ये बताया था कि हम लोगों ने बोरो किया है, और जब तक हम लोग इसको जाके सेल नहीं करते तब तक ये स्टीलिंग नहीं कहलाई है. ठीक है, तो कुल मिला के बोरो किया, तो प्लान ये हो गया था कि इसको रखेंगे जब तक ये आराम हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता है तब तक. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपेंड व्हेन एरम ट्राइड टू राइड द हॉर्स. सिंपल सा है कि जब एरम हॉर्स को राइड करने की कोशिश कर रहा था तो हॉर्स थोड़ा बेकाबू हो गया था. उसके बाद हुआ ये, एरम हैड अ फॉल फ्रॉम दैट हॉर्स. उसके बाद हॉर्स रैन अवे. ठीक है, क्रॉसिंग वन वाइन टू अनदर, एक फील्ड से दूसरी फील्ड जा रहा था और डिचेस को क्रॉस करते हुए आगे चला गया था. फिर ये लोग ढूंढने गए थे, हॉर्स को ढूंढने गए थे, फिर हॉर्स को फाइंड किया. बस यहाँ तक लिखना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. मुराद शोड अ स्पेशल कंसर्न फॉर एनिमल्स. जस्टिफाई, ये बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी है, कैसे कह सकते हो कि मुराद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनिमल्स के साथ थोड़ी डिफरेंट है. तो तुम्हें इंस्टेंसेस कोट करने पड़ेंगे. जैसे पहले बताया था दैट उसकी हॉर्स से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर एक रॉबिन बर्ड थी उससे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर वहाँ पर जॉन बायरो के फार्म पे जो डॉग्स थे दे वर नॉट मार्किंग, उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. अगर कोई बीच में एक एनिमल कोई रह गया है तो प्लीज़ डिग इट आउट और उसको मेंशन करके लिख देना. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आया हुआ था एक बार 11th क्लास में. व्हाट डिड जॉन बायरो मीन व्हेन ही सेड अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट लाइन में ये था कि उसने ये बात सब बोला था ना, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. तो जॉन बायरो ये स्टेट करना चाहता था, सस्पिशन मतलब था शक होना, स्टेट ये करना चाहता था कि उसे शक तक नहीं, उसे इतना भरोसा है, ये जो इसकी मुराद और एरम की घैगोलियन ट्राइब है उन पे इतना भरोसा है कि ये हॉर्स लग रहा है भले जॉन बायरो का है लेकिन उसका नहीं है. तब भी वो यकीन नहीं कर रहा था, उसके आंखों के सामने खड़ा हुआ था. लेकिन वो एक बात ये होता है कि हम लोग जनरली जो चीज़ आंखों पे देखते हैं ना उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, समझे, एज़ कम्पेयर टू द हार्ट. भले हम हार्ट में लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसने किसी की चीज़ की चोरी की है, तो भले अगर मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगा कि डैट योर फ्रेंड हैज स्टोलन समथिंग, तो तुम बिलीव नहीं करोगे. ओके, लेकिन अगर तुम इस चीज़ को देख लोगे कि उसने चोरी की है तो तुम बिलीव करोगे. इसका कंटेक्स्ट ऐसे समझना, भले वो चीज़ ले रहा था और तुमने इसको बस एक कमरे से झांक के देखा डैट ही इज़ टेकिंग समबडी एल्सेस कमोडिटी, तो तुम्हें लगेगा वो चोरी कर रहा है. भले इसके पीछे की कोई और स्टोरी हो सकती है, बट कहने का मतलब है जो चीज़ हम देखते हैं, अपनी आई से विटनेस करते हैं, हम उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो यहाँ कुल मिला के जॉन मायरो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उसका हॉर्स हो सकता है, ऑल्दो उसका हॉर्स जैसा था वो. ये बात समझानी है बस, ये इंपॉर्टेंट है. ये आ भी सकता है, क्या पता आ जाए. आ जाए तो आ जाएगा, देखा जाएगा फिर.
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और अगर हो सके तो प्लीज़ डू इट। और ये दो क्वेश्चन जो लास्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर इट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और हाँ, एक बात और, जो घैगोलियन जो ट्राइब है इनकी, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ आई हैव डिग इट आउट, मैंने इंटरनेट से निकाल के रखा है, उसको मैंने पढ़ा भी। तो दैट आई विल टेकिंग अ स्क्रीनशॉट और मैं पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज़ उसको एक बार पढ़ लेना, और चाहो तो उसके बाद उसके बारे में एक बार नोट ले लेना कॉपी में। तो होमवर्क कुल मिला के ये है कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स तुम्हें चैप्टर में मिले हैं, एंड प्लस वट एवर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स यू आर फाइंडिंग, जो तुम्हें नहीं पता है, और लिटरली तुम्हें नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये तुम्हें याद हो जाएगा कि तुम नहीं लिखोगे, वो भी लिख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो तुम्हें याद ही रहेगा, तो उनको नोटबुक में लिख लेना। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।